आज का वीडियो MSN 2 के ऊपर है और आपको पता है कि मैंने इससे पहले इस सप्ताह में MSN 2 का MSN 1 का 90 नंबर का वीडियो किया हूँ। यानी इस सप्ताह में टोटली सब्जेक्ट का सीरीज 90 नंबर का ही चलने वाला है। तो आज MSN 2 है, इसका 19वां नंबर का वीडियो है। टॉपिक हम क्वेश्चन लेकर बहुत शानदार आए हैं, देखिएगा। पहला प्रश्न है यहाँ पे मेनियर्स डिजीज के बारे में, जिसे हम लोग मेनियर रोग बोलते हैं। तो यहाँ पे मेनियर्स रोग जो है, ये मेनियर रोग जो होता है, यह इसके बारे में पहले जान लीजिए। देखिए, मेनियर रोग एक कान के आंतरिक कान, इनर कान में 3 पार्ट है, पढ़ा है, इनर, आउटर और मिडिल। ठीक है, तो यह कान के इनर कान के आंतरिक कान की बीमारी है, जिसमें कान के अंदर तरल का नाम है इंडोलिप। इसके बढ़ जाने के कारण चक्कर आना, कान में आवाज़ जैसे टिंग टिंग, टिनिटस की आवाज़ जैसे, सुनने में कमी और कान भरा लगना जैसे लक्षण होते हैं। तो सबसे पहले आप क्या समझेंगे? मेनियर्स रोग कान के अंदरूनी कान का बीमारी है, इनर ईयर का बीमारी है, जिसमें होता यह है कि जो इंडोलिप की मात्रा है यह बढ़ जाता है। यह एक तरल पदार्थ होता है कान के अंदरूनी कान में, जिसकी मात्रा बढ़ जाने से व्यक्ति को चक्कर आता है। अब जैसे कान में हल्का सा पानी अगर घुस जाता है, तो जब तक वो पानी नहीं निकलेगा आपका मन बेचैन रहता है कि कब ये पानी निकल जाए। ठीक है, और कुछ ना कुछ प्रयास करते रहते हैं पानी निकालने के लिए। तो आप वो ऊपर रहता है तो इतना समस्या होता है। आप समझिए कि कान के अंदर कान के लेयर में इंडोलिप पदार्थ अगर बढ़ जाएगा तो उससे चक्कर तो आएगा ही। ठीक है, कान में आवाज़, टिन की आवाज़ जैसे टिनिटस, सुनने में कमी होगा, कान भरा लगना, ये सब लक्षण मेनियर्स में होता है। ओके, फिगर के माध्यम से अगर आप समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, एक कान का डायग्राम है। ठीक है, एक कान का डायग्राम है। कान के डायग्राम एक कंप्लीट डायग्राम है। यह आपका आउटर लेयर है। ठीक है, और यहीं पर जो है आपका इनर लेयर सबसे यहाँ पे होता है, इनर लेयर। ठीक है, इनर लेयर होता है। अब इसी को हम इनर लेयर वाला को इतना पार्ट को उठाकर हम यहाँ पे आपको दिखाएं ज़्यादा से ज़्यादा, तो देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए, ज़्यादा देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। दोनों को एक साथ देखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे देखिए, ए वाला पार्ट को आप देखिए, ए वाला पार्ट को, और यहाँ पे इसी पार्ट को पूरा उठा दिया गया है। ठीक है ना, देख लीजिए, यहाँ पे 2 ए वाला है, समझ गए। ये तो आपका सेमी सर्कुलर कैनाल है, समझ गए। उसके बाद देखिए यहाँ पे मेम्ब्रेन फिलेड विथ इंडोलिप। यहाँ पे क्या होता है, इंडोलिप ये सैक है। ठीक है ना, लेकिन इसमें क्या है, ये जो लिक्विड देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो आपका ब्लू दिख रहा है, बेसिकली यह इंडोलिप है। लेकिन इंडोलिप इसमें क्या हो गया है, भर चुका है। ठीक है ना, ये इनर लेयर में इंडोलिप भर चुका है। इस सारा इंडोलिप ब्लू जो भी दिख रहा है, ये सब इंडोलिप भर गया है। अब ये इंडोलिप जो भर गया है, चूँकि यह एक तरल है, तो सामान से अधिक बनने से या किसी भी कारण से इंडोलिप की मात्रा बढ़ गया है। अब बढ़ने से कान में चक्कर, ठीक है ना, कान भारीपन, टिन का आवाज़ आना, ये सब जो है मेनियर्स में होता है। तो बेसिकली मेनियर्स रोग होता है इसलिए क्योंकि इसमें इंडोलिप की मात्रा बढ़ जाती है। इंडोलिप क्या है, यह एक तरल पदार्थ, लिक्विड होता है कान में। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, किसी भी समस्या बीमारी का कारण होता है, तो कारण क्या होगा मेनियर्स रोग का पहला तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण है इंडोलिप तरल का असंतुलन, इंडोलिप में असंतुलन होना। ठीक है, वायरल इन्फेक्शन, ये इसका असंतुलन इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। ऑटोइम्यून रोग के कारण भी, जिसमें ऑटोइम्यून रोग क्या होता है, जिसमें आपके बॉडी का ही इम्यून सिस्टम आपके ऊपर हमला करता है, तो वो ऑटोइम्यून रोग होता है। तो ऑटोइम्यून के कारण भी ये चीज़ें हो सकता है। आनुवांशिक प्रवृत्ति भी हो सकता है। एलर्जी, माइग्रेन से संबंधित समस्या भी इसका कारण बन सकता है। लेकिन मेन कारण इसका क्या होगा, इंडोलिप तरल का असंतुलन होगा। कोई भी रीजन हो, सभी रीजन में इंडोलिप का मात्रा बढ़ जाएगा, जिससे कान में समस्या होता है, जिसे मेनियर्स रोग बोलते हैं। और यह कान के अंदरूनी कान का समस्या होता है। ठीक है, चलिए बात आती है आगे, हम लोग देखते हैं लक्षण। देखिए, ये जो लक्षण होता है, इसका मेन लक्षण जो होता है
चक्कर आना, बार बार चक्कर आएगा व्यक्ति को, चूँकि कान संतुलन बनाने का भी काम करता है। तो कान अगर भारीपन रहेगा तो उससे संतुलन नहीं बनेगा, चक्कर आएगा तो वर्टिगो होता है। 20-20 मिनट तक, कई घंटा तक जो है यह चक्कर आता रहता है। कान में घंटी सीटी बजने की आवाज़, जिसे टिनिटस बोलते हैं, समझ गए। सबसे मेन लक्षण यही होता है, टिन टिन घंटी सीटी जैसी आवाज़ देना। उसके बाद सुनने की क्षमता कम होना, ठीक है ना, हियरिंग लॉस होना, ये भी इसका लक्षण होता है। उसके बाद होता है इसमें कान में भारीपन होना, दबाव पड़ना, सिर में चक्कर होना, हेडक होना, ये सब होते रहता है व्यक्ति को, ठीक है। बेचैनी सी होना, रेस्टलेस होना, ये सब लक्षण दिखता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या क्या डायग्नोसिस, क्या क्या जांच हो सकता है कान से संबंधित समस्या है। तो सबसे पहले ऑडियोमेट्री टेस्ट होगा, सुनने की जांच की जाएगी कि व्यक्ति का हियरिंग लॉस कितना परसेंटेज हुआ है, वह पता चलेगा ऑडियोमेट्री से। एमआरआई होता है दूसरे कारणों को हटाने हेतु, ठीक है ना। एमआरआई होता है, एमआरआई सीटी स्कैन करवा सकते हैं। बैलेंस टेस्ट, जिसे ईएनजी या वीएनजी होता है, इससे बैलेंस टेस्ट किया जाता है कि संतुलन व्यक्ति में है या नहीं है, ठीक है। तो ये सब जांच होता है। बाकी सीबीसी टेस्ट भी हो सकता है, समझ गए, वायरल टेस्ट हो सकता है। तो ये सब टेस्ट जो है आपको हो सकता है इसके साथ में। रही बात यहाँ पे, अब हम इसका निदान देख लिए, अब हम इसका उपचार देखेंगे, ठीक है। देखिए, उपचार में सर्जरी होगा तो सर्जरी, मेडिकल होगा तो मेडिकल, लेकिन पहले किसी भी बीमारी का हम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट से ही शुरू करते हैं। डायरेक्टली तो सर्जरी नहीं करता है कोई, डायरेक्टली सर्जरी सिर्फ इमरजेंसी कंडीशन में ही होता है। देखिए, अब यहाँ पे जो भी मैं दवाइयाँ दिया हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको कोई लक्षण इसमें से दिखे और आप समझ गए दवाई लेकर जाकर खाने लगिएगा, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको कोई भी दवाइयाँ बगैर डॉक्टर के सजेशन के नहीं लेना चाहिए, ध्यान दीजिए। ये मैं सिर्फ जानकारी और नॉलेज के लिए आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी कोई भी दवाई बगैर डॉक्टर के कंसल्ट के नहीं खाना चाहिए। आगे है दवाइयाँ। पहला दवाई चक्कर के लिए, देखिए दवाइयाँ कौन कौन चलता है। वर्टिगो के लिए वर्टिन चलता है, ठीक है ना। तो उसमें वर्टिन होता है ब्रांड, जैसे बेटा हिस्टिन, मेक्लीजिन और डिमेहाइड्रेनेट होता है, समझ गए। डिमेहाइड्रेनेट होता है, मेक्लाजाइन होता है और बेटा हिस्टिन होता है। तो ये सब दवाइयाँ हैं जो वर्टिन का होता है। वर्टिगो करके एक मेडिसिन भी आता है। तो ये सब दवाइयाँ चक्कर को रोकता है, ठीक है, संतुलन को कायम करता है। अगर व्यक्ति को उल्टी हो, ठीक है, व्यक्ति संतुलन खो दे, उल्टी हो, तो उल्टी के लिए क्या करते हैं, ओंडेन एस्टेरोन लेते हैं, जिसे हम लोग ओंडेम बोलते हैं, ठीक है, ओंडेम बोलते हैं। तो ये ओंडेम होता है, समझ गए। प्रोमेथाजाइन होता है, ये भी दवाइयाँ, समझ गए। तो ये दोनों दवाइयाँ उल्टी या मितली के लिए होता है। तरल कम करने के लिए डायूरेटिक्स देते हैं। जो तरल भर गया है कान के इनर लेयर में, तो उसको तरल को कम करना है, तो उसके लिए डायूरेटिक्स देते हैं। डायूरेटिक्स का काम है कि यह पानी, एक्स्ट्रा पानी को बॉडी से यूरिन के थ्रू बाहर निकालता है, ठीक है। तो यह क्या करता है, डायूरेटिक देंगे, जैसे हाइड्रोक्लोरोथाजाइड, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरोथाजाइड एंड ट्राइयामेट्रिन, ठीक है ना, ट्राइयामेट्रिन मेडिसिन, ये दो मेडिसिन है जो डायूरेटिक ग्रुप का होता है, समझ गए। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगर मामला गंभीर स्थिति में पहुंच जाए, उल्टी हो, डायूरेटिक हो, तरल अधिक भर जाना हो, उल्टी हो, चक्कर हो, ये सब तो सहायक लक्षण को कम करने वाला है। लेकिन मेन लक्षण अगर गंभीर हो, न ठीक हो, तो फिर क्या किया जाता है, स्टेरॉयड इंजेक्शन दिया जाता है डेक्सामेथासोन कान में, ठीक है। जेंटामाइसिन इंजेक्शन सीवियर केस में दिया जाता है, जब सीवियर गंभीर अगर इन्फेक्शन हो, समझ गए। और लास्ट में एक उपाय बनता है अपना यहाँ पे, वो सर्जरी होता है जिसमें इंडोलिम्फेटिक सेक सर्जरी होता है, जिसमें इंडोलिफ में जो भरा हुआ है उसको निकाला जाता है सर्जरी के माध्यम से। तो ये सर्जरी होता है। बाकी कुछ और सर्जरी होता है, जैसे लेब्रेंथाइटिस होता है, लेब्रेंथाइटिस होता है, लेब्रेंथेक्टोमी होता है। लेब्रेंथाइटिस तो हो गया इसका इन्फ्लामेशन, ठीक है ना। लेब्रेंथेक्टोमी होता है, मैरिंगटोमी होता है। तो ये सब जो है आपको सहायक सर्जरी है। तो सर्जरी में लेब्रेंथेक्टोमी लिख दीजिएगा, सर्जरी में मैरिंगटोमी लिख दीजिएगा, सर्जरी में इंडोलिम्फेटिक सेक सर्जरी लिख दीजिएगा। तो ये सब सर्जरी ऑप्शन है, बात समझ गए। कब, जब दवाई से इन्फेक्शन के कारण नहीं होगा, नहीं कम हो रहा होगा,
या अन्य समस्या नहीं कम हो रहा होगा तो लास्ट में मैरिंगटोमी हो तो मैरिंगटोमी, लैब्रिंथेक्टोमी हो तो लैब्रिंथेक्टोमी, या इंडोलिफ सर्जरी हो तो ये किया जाता है। बात समझ गए। अब यहाँ पे देखिए साइनोसाइटिस, साइनस, ध्यान देखिए साइनस और आइटिस, साइनसाइटिस, ठीक है ना, साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस का मतलब क्या होता है, साइनस प्लस आइटिस। आइटिस जिसके लास्ट में लग गया आप समझ जाइए कि वह इन्फ्लामेशन है, यानी वह क्या है, प्रदाह है। और प्रदाह किन कारणों से होता है, चोट के कारण भी हो सकता है या फिर इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। तो साइनोसाइटिस भी वही है, साइनस का इन्फ्लामेशन। अब ये साइनस कहाँ होता है, क्या होता है, देखेंगे। परिचय, साइनोसाइटस, साइनस नाक के आसपास की हवा भरी हुई गुहाओं में सूजन या संक्रमण को कहते हैं। देखिए हमारे नाक के आसपास एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें गुहाएं हैं, कैविटी होता है, ठीक है, एक गड्ढा होता है। उस गड्ढा में सूजन या संक्रमण हो जाता है, उसी को हम लोग साइनोसाइटिस कहते हैं। आपको फिगर में दिखाना पड़ेगा तभी आप समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पे जैसे व्यक्ति का ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर बेसिकली यही साइनस है, ठीक है, यही साइनस है। जब इसके पार्ट को आप खोल कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा यही जो है आपका साइनस होता है। बात समझ गए, यही जो है आपका क्या होता है, साइनस होता है। अब इसमें होता यह है कि ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, यह गड्ढा होता है, ये सब गड्ढा है, ये सब गड्ढा है, समझ गए, ये सब गड्ढा है। अब ये सब जो गड्ढा है तो इसमें बेसिकली क्लीन होना चाहिए, ठीक है ना, यह सब हेल्दी साइनस है, एक प्रकार से स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये सब क्या होता है, इसमें किसी कारण से, चोट के कारण से या इन्फेक्शन के कारण से आपके ये वाले गड्ढा सब में, कैविटी सब में कहीं ना कहीं सूजन हो जाता है, ठीक है, पस जमा हो जाता है, म्यूकस, जिसके कारण आपको साइनस में इन्फ्लामेशन, सूजन पैदा हो जाता है, उसी को साइनोसाइटिस बोलते हैं, ठीक है। चलिए देख लिए ना, ये सब जैसे नाक हमारा है तो नाक को ठीक ढंग से आप देखेंगे तो ये सब गड्ढा वाला एरिया है, ठीक है, ये सब गड्ढा वाला एरिया होता है, ये सब कैविटी है। ये जो येलो कलर आप देख रहे हैं, ये येलो कलर या यहाँ येलो कलर है, बेसिकली यह एक्सेस म्यूकस है, ठीक है। साइनस के अंदर इन्फेक्शन के कारण एक्सेस म्यूकस जमा हो गया है, यहाँ भी अत्यधिक म्यूकस जमा हो गया है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं। और देखिए यहाँ पे जमा होने से इस वाले पार्ट से ये वाला पार्ट ज़्यादा रेड रेड दिख रहा है ना, तो यही इन्फ्लामेशन लालिमा होता है। बात समझ गया ना। तो यही जो है साइनस, जो कि एक कैविटी गड्ढा होता है नाक के आसपास एरिया में, उस गड्ढा में इन्फ्लामेशन होना, ठीक है, यही साइनोसाइटिस कहलाता है। तो साइनोसाइटिस का मतलब समझ गए, साइनस, साइनस नाक के आसपास की हवा भरी हुई कैविटी, गुहा में सूजन या संक्रमण होना ही साइनोसाइटिस कहलाता है। ओके। अब किसी भी समस्या का हमेशा जो है क्या होता है, समाधान के पहले कारण खोजा जाता है। अब यहाँ कारण से हम लोग पहला जो है प्रकार देखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, एक होता है एक्यूट होता है, एक होता है क्रॉनिक होता है, और एक होता है रिकरेंट होता है। एक्यूट मतलब अचानक से इन्फ्लामेशन होगा और यह जो है 1 से 2 दिन या 1 से 2 सप्ताह में ठीक हो जाता है ट्रीटमेंट वगैरह से। क्रॉनिक होता है जो 12 सप्ताह या इससे अधिक तक रह सकता है, और यह क्रॉनिक लंबे समय से बना हो सकता है। रिकरेंट का मतलब होता है बार बार होना, छूट गया फिर कुछ दिन के बाद फिर हो गया, फिर छूट गया फिर हो जाना, तो ये बार बार होना रिकरेंट होता है। समझ गए। तो ये 3 प्रकार से याद रखिएगा। एक्यूट जिसमें कुछ दिनों से लेकर कुछ सप्ताहों तक ये हो सकता है, क्रॉनिक जिसमें कुछ सप्ताह से कुछ महीना तक या बहुत सारे महीनों तक रह सकता है, सालों तक रह सकता है, तो ये क्रॉनिक होगा। रिकरेंट होता है जिसमें बार बार ठीक होगा, बार बार सही हो जाएगा, बार बार फिर से हो जाएगा, तो ये रिकरेंट होता है। ओके। अब आता है बात यहाँ पे कारण। हर एक समस्या का पीछे एक कारण होता है, इसका भी एक कारण है। इसका कारण वायरल इन्फेक्शन में सर्दी जुखाम, बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी वायरल और बैक्टीरियल दोनों जो है संक्रमण हो सकता है। एलर्जी भी इसका कारण हो सकता है। नाक की हड्डी टेढ़ी होना, डीएनएस, ये भी जो है आपको कारण हो सकता है। धूल प्रदूषण जिसे एलर्जी होता हो, तो ये सब भी जो है कारण होता है।
तो ये सब जो है आपको वायरल, चाहे बैक्टीरियल या एलर्जी या नाक की हड्डी टेढ़ा होना, धूल या प्रदूषण, चोट लगना, ठीक है, साइनस में चोट लगना, तो ये सब भी जो है आपके रीजन होते हैं। ओके, आगे आता है अब लक्षण। ठीक है, हर एक चीज़ का लक्षण होता है, हर एक बीमारी का कारण के बाद लक्षण ही देखा जाता है। तो लक्षण में होता ये है कि नाक बंद हो जाएगा। ठीक है, चूँकि नाक जो आपका खुला हुआ महसूस होता है, वह आपका नाक का हवा इधर उधर जा रहा है, वो साइनस में ही जा रहा है। तो जब साइनस सूजन हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, तो वह हवा किधर जाएगा, इधर उधर नहीं जा पाएगा। तो नाक बंद बंद महसूस होगा, चेहरे में दर्द और दबाव महसूस होगा, क्योंकि भाई नाक के चारों साइड जो है आपका साइनस फैला हुआ है। तो जब उसमें समस्या होगा तो चेहरे में दर्द और दबाव जैसा लगेगा ही लगेगा। सिर दर्द होगा, गाढ़ा पीला हरा नाक से शराब आएगा। ठीक है, बुखार हो सकता है, गले में बलगम गिरना, पोस्ट नेजल ट्रैप, ये सब जो है हो सकता है। बात समझ गए? तो इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है, ये सब लक्षण दिख सकते हैं। रही बात इन्वेस्टिगेशन की, जांच की, तो जांच में एक्सरे, पीएनएस का एक्सरे होता है, सीटी स्कैन, क्रॉनिक केस में सीटी स्कैन कराते हैं। ठीक है, नजल इंडोस्कोपी होता है, नाक में इंडोस्कोपी डालकर हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे समस्या है कैमरा की मदद से। ओके, तो इस प्रकार से एक्सरे, सीटी स्कैन, नजल, उसके बाद हम लोग इन्फेक्शन के लिए सीबीसी टेस्ट करते हैं, वायरल इन्फेक्शन के लिए जो है हम लोग टेस्ट करते हैं, एलर्जी का टेस्ट करते हैं। तो ये सब जो है डायग्नोसिस होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है। ये सब आप चाहें तो इसमें सीबीसी इंक्लूड कर लीजिएगा। बात समझ रहे हैं ना? यहाँ पे सीबीसी इंक्लूड कीजिए, यहाँ पे एलर्जी का टेस्ट इंक्लूड कीजिए। समझ गए? तो ये सब इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए, ट्रीटमेंट में एंटीवायरल चलेगा। अगर वायरल इन्फेक्शन के कारण होगा तो एंटीवायरल चलेगा, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो एंटीबायोटिक चलेगा। कुछ भी एंटीवायरल या एंटीबायोटिक कभी भी बगैर डॉक्टर के सलाह के नहीं लेना चाहिए, ये मेरा पहला आपको सलाह है। ओके, उपचार की मैं बात करूं तो दवाइयाँ, चिकित्सीय उपचार, दवाइयाँ से ही पहला उपचार किया जाता है किसी बीमारी का। तो दर्द और बुखार के लिए पैरासीटामोल और आइबुप्रोफेन। ठीक है, देखिए दवाइयाँ से वे सारे, अब जैसे कोई एक बीमारी है, उसमें 2-3 लक्षण दिख रहा है अलग अलग, सिर दर्द दिख रहा है, बुखार दिख रहा है, उल्टी हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, सिर दर्द बुखार के लिए भी पैरासीटामोल देंगे, उल्टी के लिए ओंडेम देंगे। तो जो जो लक्षण दिखता है, लक्षण का भी हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम देखे हैं ना कि शरीर दर्द होगा, बुखार होगा, तो उसके लिए पैरासीटामोल और आइबुप्रोफेन दे दिया गया। समझ गए? नाक जाम हो जाएगा तो नाक बंद होने के लिए क्या करेंगे, डीकॉन्जेस्टेंट देंगे। डीकॉन्जेस्टेंट में नजल स्प्रे आता है जो ऑक्सीमेटाजोलिन होता है। समझ गए? ऑक्सीमेटाजोलिन होता है, यह नजल स्प्रे होता है। ओके, उसके बाद होता है स्यूडोफेड्रिन होता है, डेफ्रिन जो होता है, स्यूडोएफेड्रिन होता है, यह भी आपका डीकॉन्जेस्टेंट मतलब नाक को खोलने वाला ही होता है। ठीक, नाक खोलने वाला मैं आपको बता दिया। तो ये बैक्टीरियल संक्रमण है यहाँ पे। ठीक है ना? तो बैक्टीरियल संक्रमण में एमॉक्सिसिलिन, अगर बैक्टीरिया के इन्फ्लामेशन है बैक्टीरिया के कारण, तो एमॉक्सिसिलिन कल्वुनेट दिया जाता है, एजिथ्रोमाइसिन दिया जाता है। ये सब बैक्टीरियल इन्फ्लामेशन के लिए है। समझ गए? एंटीवायरल के लिए एंटीवायरल चलता है। अब यहाँ पे देखिए, एलर्जी के लिए सिट्रीजिन, लेवोसिट्रीजिन, ठीक है, ये सब दवाइयाँ चलता है। ठीक है, चाहे मोन्टेरियर एलसी चले, वही लेवोसिट्रीजिन ही होता है। तो ये सब देखिए, चाहे एलर्जी के लिए दवा दीजिए, चाहे एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, सूजन के लिए, दर्द के लिए, जो भी दीजिए, सब सहायक सपोर्टिव थेरेपी होता है। समझ गए ना? एलर्जी के लिए बता ही दिए। नाक के सूजन को कम करने के लिए स्टेरॉयड स्प्रे देते हैं। नाक में अगर सूजन हो गया हो तो उसके लिए स्टेरॉयड स्प्रे देते हैं, जैसे फ्लूटिक्साजोन। ठीक है ना? फ्लूटिकाजोन, मोमेटासोन, ठीक है, मोमेटासोन, फ्लूटिकासोन, ये सब दवाइयाँ स्टेरॉयड। देखिए डेक्सामेथासोन, हाइड्रोकॉर्टिकोसोन। समझ गए? तो ये सब जितने भी सोन वाला होता है, समझ जाइएगा, यह स्टेरॉयड स्प्रे होगा। तो फ्लूटिकासोन, मोमेटासोन, ये सब
स्टेरॉयड है जो सूजन को कम कर। मरीज को हम कुछ घरेलू उपाय भी करा सकते हैं, जैसे भाप लेना, गर्म पानी पीना, सलाइन नेजल वाश करना, धूल धुआं से बच के रहना, ये सब घरेलू उपाय होता है। सर्जरी के उपाय करा जाएगा तो सर्जरी में क्रोनिक साइनोसाइटिस में अगर बहुत लंबे समय से साइनस की समस्या है तो इसके लिए FESS किया जाता है, फंक्शनल इंडोस्कोपी साइनस सर्जरी। ठीक है ना, इसमें इंडोस्कोपी के सहायता से साइनस का सर्जरी किया जाता है और साइनस में अत्यधिक जो भी तरल पदार्थ जमा है उसको निकाला जाता है, तो फंक्शनल इंडोस्कोपी साइनस सर्जरी किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से साइनस का साइनोसाइटिस के समस्या में होने वाला उपचार और सर्जरी था, जिसको मैं कंप्लीट आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, धन्यवाद।